हेलो दोस्तों, कला मास्टर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है कोई थ्योरी क्लास नहीं देखेंगे। वन लाइनर में मुग़ल शैली से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं या फिर क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं वन लाइनर फॉर्म में, आज उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं मुग़ल शैली के महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए, आईने सबसे पहला आपका पॉइंट है, आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल थे। आईने अकबरी जो एक बुक है, अकबरनामा का ये भाग है, एक पुस्तक है अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा उसका ये, और ये अकबरनामा 3 पार्ट में लिखी गई है। तो ये इसका जो तीसरा पार्ट है, एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया और ये 3। अकबरनामा का जो तीसरा भाग है वही आईने अकबरी है। इस अकबरनामा नामक पुस्तक को 3 भाग में लिखा गया है और ये जो तीसरा भाग है इसका, यही भाग जो है आईने अकबरी है। और इसके रचयिता कौन थे? अबुल फजल थे। जबकि देखिए, अकबरनामा 3 भाग में लिखी गई है और आईने अकबरी जो है ये तीसरा भाग भी 5 भाग में लिखा गया है। इसके भी 5 पार्ट हैं आईने अकबरी के। ठीक, आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार, देखिए जो रचयिता है वही चित्रकार भी है। उसमें जो चित्रकारी की गई उस पुस्तक में, उसके चित्रकार भी अबुल फजल हैं। इसलिए इसको दोनों इकट्ठा मैंने लिख दिया ताकि आप रचयिता और अगर मुख्य चित्रकार पूछे तो कन्फ्यूज मत होइए, दोनों ही अबुल फजल हैं। अब देखिए, मुग़ल शैली की उत्पत्ति राजस्थानी शैली एवं ईरानी शैली के सम्मिलन हो, यहाँ सम्मेलन नहीं होना चाहिए, सम्मिलन सम्मिलन का मतलब मिश्रण। ठीक है, मिश्रण। तो मुग़ल शैली की उत्पत्ति राजस्थानी और ईरानी शैलियों के मिलन या सम्मिलन से हुई है, यानी दोनों का मिक्सचर है मुग़ल शैली, राजस्थानी शैली और ईरानी शैली। देखिए, जब ये मुग़ल आते हैं अपने यहाँ इंडिया में, तो ये सबसे पहले उत्तर भारत में आते हैं। उत्तर भारत में ये आते हैं, दिल्ली में इनका कब्जा रहता है। उत्तर भारत का मतलब ये है, जैसे कि आपका जो उत्तर प्रदेश है उसके ऊपर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, आगरा, ये सॉरी आगरा तो उत्तर प्रदेश का ही पार्ट है, यहाँ पर आते हैं। और राजस्थान, गुजरात, तो उस समय जब ये आते हैं तो अपने यहाँ उत्तर भारत में राजस्थानी शैली रहती है और ये अपने साथ कई ईरानी चित्रकारों को लाए रहते हैं। तो जो ईरानी चित्रकार इनके साथ आए रहते हैं और राजस्थानी शैली जो अपने यहाँ इंडिया में उस समय रहती है स्थानीय शैली के तौर पे उत्तर भारत में, तो दोनों शैलियों का मिश्रण हो जाता है। जो ईरानी चित्रकार आए रहते हैं वो, और जो राजस्थानी शैली चल रही थी उस समय अपने भारत में, उत्तर भारत में, दोनों शैलियों का मिश्रित रूप जो है मुग़ल शैली का जन्म होता है, इन दोनों को मिश्रण से। ठीक, अब ऐसे अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। इतना क्लोज ऑप्शन दे देंगे, लिख देंगे राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, मुग़ल शैली, पहाड़ी शैली, तो जब आप उसको समझ के पढ़े रहेंगे तो आपको एकदम भूलेगा ही नहीं, उसका तुरंत आंसर ठीक कर ले जाएंगे आप लोग। ठीक, अब देखते हैं, दिल्ली का लाल किला जहांगीर के पुत्र शाहजहाँ ने बनवाया। दिल्ली का लाल किला जो है इसको जहांगीर के पुत्र शाहजहाँ ने बनवाया। आपको तो ये पता है कि लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया, लेकिन ये सवाल एक बार पूछा गया है कि किसके पुत्र, ऐसे ही सेम सवाल पूछा गया, दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया, तो वहाँ पर आपका आंसर होता जहांगीर। वैसे तो आपको पता है कि दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया, लेकिन अगर ये पूछ ले कि किसके पुत्र थे तो जहांगीर के पुत्र थे शाहजहाँ। ऐसे ही देखिए, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। और ये जो लाल किला था ये चतुर्भुज आकार का किला है। ठीक है, चतुर्भुज का मतलब आप समझ रहे हैं, चतुर्भुज का आकार का किला है ये। और किस पत्थर से निर्मित है? लाल बलुआ पत्थर से। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सफ़ेद संगमरमर से, किस लाल भूरे पत्थर से। तो ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसी की वजह से इसको लाल किला क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लाल बलुआ पत्थर है ना, इसका निर्माण जो हुआ है, और इसी की वजह से इसको लाल किला कहा जाता है, इस पत्थर के निर्माण की वजह से। जो प्रसिद्ध चित्रकार विजहाद था, ये बाबर के समय था, ये ईरानी चित्रकार था, इंडिया में आया था ये बाबर के समय का चित्रकार था। और इसका उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा जो तुजुक ए बाबरी है उसमें इसका उल्लेख किया है। अब हुमायूं का मकबरा देखिए, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ये सब सवाल पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है और ये मकबरा जो है इसको हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में निर्मित करवाया गया था। इनका मकबरा तो पूछा जा सकता है, दिल्ली में तो है, लेकिन इसको बनवाया किसने था? इन्हीं की पत्नी, हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में इस मकबरे का निर्माण करवाया गया था। डिज़ाइन किसने तैयार करवाया? अब सोचिए आप, हम इनके मकबरे के बारे में इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप टीजीटी कला का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कला से रिलेटेड पीजीटी हो, कोई भी कला से रिलेटेड एग्ज़ाम है, तो ये वास्तुकला का बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है ये जो मकबरा है। इसीलिए इसके बारे में इतना डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये मकबरा स्थित है दिल्ली में और इसका निर्माण जो है हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में करवाया गया।
और इसका डिज़ाइन जो मकबरे का है, इसको मिर्ज़ा गियास बेग ने डिज़ाइन किया। मिर्ज़ा गियास बेग ने। देखिए मकबरे से 3 पॉइंट हो गए। स्थित है दिल्ली में, निर्मित करवाया उनकी पत्नी हुमायूं की ही पत्नी ने, और इसका डिज़ाइन जो है मिर्ज़ा गियास के द्वारा तैयार किया गया। ठीक, देखिए आप इस पॉइंट की वजह से ये वाला सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। हुमायूं का मकबरा, क्या पॉइंट है ये? यह मकबरा भारतीय फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। जो भारतीय और ईरानी शैली, फारसी शैली का मिश्रण वास्तुकला का है, ये उसी का पहला उदाहरण माना जाता है। हुमायूं का मकबरा, अभी देखिए हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि मुग़ल शैली जो है राजस्थानी शैली और ईरानी शैली का मिश्रण है, लेकिन वो जो मिश्रण बनता है भारतीय और ईरानी शैली का, उसमें वास्तुकला शैली में ये पहला एग्जाम्पल माना जाता है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। और देखिए अब यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं। बहुत आसान ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन कई बार इतना क्लोज ऑप्शंस दे देते हैं, वहाँ पर समझ में नहीं आता इसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। और एग्ज़ाम में आपसे उम्मीद की जाती है आप एकदम सटीक उत्तर दें। ठीक है, तो देखिए मुग़ल काल का स्वर्ण युग जो है शाहजहाँ के समय को माना जाता है। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर स्वर्ण युग लिखा है। यहाँ पर ना तो वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा है, ना तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा है, ना तो चित्रकला का स्वर्ण युग कहा है। यहाँ सिंपल सा आपसे कहा जा रहा है मुग़ल कला का स्वर्ण युग। ना तो स्थापत्य लिखा है, ना तो चित्रकला लिखा है। तो जब इस तरह का सवाल आए आपके एग्जाम में, तो आप उसका आंसर शाहजहाँ कर देंगे। उसका आंसर क्या देंगे? शाहजहाँ। मुग़ल कला का स्वर्ण युग शाहजहाँ के समय को कहा जाता है। लेकिन जब आपके एग्जाम में आ जाए चित्रकला शैली का स्वर्ण युग, मुग़ल कला चित्रकला आ जाए, तो वहाँ पर आप जहांगीर को आंसर करेंगे। चित्रकला की बात जहाँ आ जाए, और स्थापत्य कला अगर आ जाए या वास्तुकला आ जाए, स्थापत्य कला या वास्तुकला का स्वर्ण युग आ जाए, तब भी आप शाहजहाँ को करेंगे। लेकिन सिर्फ ऐसे पूछ ले कि मुग़ल काल का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है, तब भी आप यहाँ पर यही वाला पॉइंट ध्यान देने योग्य है कि जब मुग़ल काल का स्वर्ण युग आए, इसमें ना तो स्थापत्य लिखा रहे, ना तो चित्रकला लिखा रहे, तो आप शाहजहाँ को करेंगे। स्थापत्य है तो शाहजहाँ को करना ही करना है। और जहांगीर के शासनकाल को इसलिए चित्रकला का स्वर्ण कहा जाता है क्योंकि ये खुद एक चित्रकार, बहुत फेमस चित्रकार था, बहुत पारखी चित्रकार था, और इसके समय में चित्रकारी बहुत चरम उत्कर्ष पे थी मुग़ल काल में। ठीक है, इसीलिए इनके काल को चित्रकला शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट है दो आपके सामने। मुग़ल चित्रकला अकबर के विकसित हुई जब पूछे तो अकबर के समय में। देखिए क्या होता है, कोई चीज़ किसी ने, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ लगा दिया, लेकिन पेड़ लगाने वाला का नाम हो गया कि उसने पेड़ लगाया है। अगर उस पेड़ में पानी ना डाले जाए, खाद ना डाला जाए, उसकी देख रेख ना की जाए, तो वो पेड़ जो है फल फूल नहीं सकता है, विकसित नहीं होगा। तो इसी तरह नींव जो है मुग़ल शैली की रखी किसने? हुमायूं ने। लेकिन इसका विकास किसने किया, इसमें योगदान किसने सर्वाधिक दिया? तो वो अकबर ने। देखिए ऐसे ही आपके सामने जब सवाल आता है, हम लोग एकदम समझ नहीं पाते कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, तो ऐसे लगा के चले आएंगे नॉर्मल सा आंसर रटा रटाया, तो आकर घर पे सोचेंगे कि हमने सही करके आया है, और आयोग की आंसर की आती है तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो जो शब्दों की हेरा फेरी होती है सवाल में, उसी से आपका आंसर बदल जाता है। ठीक है, तो देखिए मुग़ल चित्रकला अकबर के समय में विकसित हुई, यहाँ विकसित हुई। अब आप पेड़ का उदाहरण उससे समझ गए होंगे विकसित का मतलब क्या है और नींव का मतलब क्या है। और नींव किसने रखी? मुग़ल शैली की हुमायूं ने रखी। मुग़ल चित्रकला में सर्वाधिक विषय चित्रण का विषय क्या था? शिकार। शिकार विषय पर अधिक चित्रण मुग़ल शैली में हुआ है। ठीक, सभी चित्रों को व्यक्ति चित्र कहा जाता है, इसको मैंने बहुत बहुत बार बताया है। ठीक है, और ये रूप चित्र भी इसको कहा जा सकता है। व्यक्ति चित्र का मतलब रूप, व्यक्ति का मतलब व्यक्ति का अगर रूप ना बनाया जाए तो व्यक्ति बोला ही क्यों जा रहा है ना। तो सभी चित्रों को व्यक्ति चित्र कहा जा रहा है, और इसको रूप चित्र भी कहा जा सकता है। अब देखिए, रूप चित्र का निर्माण अकबर ने शुरू करवाया। मुग़ल कला में जब से व्यक्ति चित्रण होना शुरू हुआ, वो अकबर के शासनकाल से होना शुरू हुआ। यहाँ आपके एग्जाम में रूप चित्र लिख कर आया है एक बार, कई बार यहाँ व्यक्ति चित्र भी लिखा जा सकता है, और कई बार आपके सामने यहाँ सभी चित्र भी लिखा मिल सकता है। ठीक, और प्रकृति चित्रण जहांगीर के शासनकाल में उच्च स्तर पर था। रूप चित्रण अकबर के शासनकाल में शुरू हुआ, और प्रकृति चित्रण तो हो रहा था लेकिन उच्च स्तर पर था। ये देखिए यहाँ पर लिखा उच्च स्तर पर था। और उस्ताद मंसूर एक मुग़ल चित्रकार था। उस्ताद जो, ये बहुत बार पूछा गया है उस्ताद मंसूर के बारे में, बहुत फेमस चित्रकार था मुग़ल काल का। उस्ताद मंसूर एक मुग़ल चित्रकार था, जबकि बिजहात जो था, बिजहात के बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं, ये प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार था। ये ईरान से भारत आया था, जिसका उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में किया है।
आपसे यहाँ पूछा जा सकता है ये कहाँ का था, तो ये ईरान का था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये किसके समय का चित्रकार था, ये बाबर के समय का चित्रकार था। इसका उल्लेख किस बुक में है, तो ये तुजुक बाबरी में है। ठीक है, यहाँ से देखिए 3 पॉइंट आपके बन गए जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, मंसूर, मनोहर एवं मिस्किन मुगलकालीन दरबारी चित्रकार थे। 3 एग्जाम्पल यहाँ से उठाए, सॉरी, 3 लोगों का नाम यहाँ से उठाएगा, मंसूर, मनोहर एवं मिस्कन। इन तीनों का नाम उठा लिया और एक किसी अन्य शैली का चित्रकार दे दिया। पूछेगा इनमें से कौन मुगल शैली का चित्रकार नहीं है। जो अन्य शैली का उठाया रहेगा नाम, वही आप आंसर करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट चित्रकार, किसी भी शैली के जो भी महत्वपूर्ण चित्रकार हैं उनको सबको याद करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सा ऐसे पूछा जा सकता है कि इसमें से सिर्फ एक चित्रकार का नाम दे के 3 अलग चित्रकारों का नाम दे देगा, तो आप इसका तो आंसर कर ले जाएंगे। लेकिन जब 3 दे देगा और एक अन्य दे देगा, तब आपको पता होना चाहिए ना तीनों का, कि हाँ ये 3 जो है, ज़्यादा से ज़्यादा चित्रकारों के नाम पता होना चाहिए जो महत्वपूर्ण है। सब नहीं रट पाएंगे आप इतना ज़्यादा, लेकिन जो फेमस चित्रकार हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इनको उपाधियाँ मिली हैं, जो बहुत की कोई फेमस चित्रकारी किए हैं, जिनका किसी फेमस बुक में उल्लेख है, तो ऐसे चित्रकार आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मंसूर, मनोहर एवं मिस्किन बहुत महत्वपूर्ण चित्रकार हैं मुगलकालीन दरबार के, तो इनको आप लोग याद रखिए। ठीक, अब जहांगीर की चित्रशाला में बिशन दास एक हिंदू चित्रकार था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए, जहांगीर एक मुगल शासक था। इसकी चित्रशाला में विशन लिखा हुआ है, यहाँ बा होना चाहिए बा की जगह। ठीक है, विशन है। विशन दास एक हिंदू चित्रकार था। आपसे पूछा जाए, ये तो पूछा जा सकता है कि विशन दास किसके समय का चित्रकार था, तो जहांगीर आप तो आंसर करेंगे ही करेंगे। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है मुगल काल में इनमें से कौन सा एक हिंदू चित्रकार है। ठीक, तो विशन दास एक हिंदू चित्रकार है। क्या मुगल काल में व्यक्ति चित्र निर्माण में विशेषज्ञ था? मैंने आपको क्या बताया, वही चित्रकार आपके लिए फेमस है जो किसी चीज़ में दक्ष हों, या जिनका उल्लेख किसी फेमस बुक में हो, और जो है जिनको राजा ने या शासक ने कोई उपाधि दी हो। ऐसे ही चित्रकार आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी सभी चित्रकार इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, बिशन दास क्यों इम्पॉर्टेंट हो गए आपके लिए, क्योंकि एक हिंदू चित्रकार थे। पहला पॉइंट इनके इम्पॉर्टेंट होने का। दूसरा पॉइंट ये है कि ये व्यक्ति या सभी चित्र निर्माण में विशेषज्ञ थे। ये व्यक्ति चित्र जो बनाते थे वो बहुत अच्छा बनाते थे। ठीक, तो ये आपका जो है बहुत महत्वपूर्ण, जो कि यहाँ से सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, कला से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं। तो ये 1 लाइनर में आपके सामने कुछ मैंने रखा जो कि महत्वपूर्ण क्लास हो सकती है आपके लिए साबित। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।